Hello everyone, this is Nisha Menon from Knowledge Cafe Group. Now students, I hope you people have seen my previous video and I have started with the first chapter of the 12th board class. Now we have started with the initial introductory portion of solid state children. So हम अब इस वीडियो में उस पोर्शन को आगे लेकर चलेंगे. क्या पढ़ा था आपने पिछली बार आपने ये पढ़ा था कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उनके कुछ फीचर्स के बेसिस पे अपन ने सॉलिड को कैटेगराइज या सब डिवाइड किया था. फर्स्ट टाइप जो आपने उसमें पढ़ा था वो था क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा जो फॉर्म पढ़ा था वो था आपका amorphous टाइप. तो amorphous and crystalline are the two forms of solid and we have discussed it in detail. I have given you a handy note even so that आपको हमेशा वो याद रहे और एक simplified way में आप उसे 12th के बोर्ड एग्जाम तक याद रखें. नाउ टुडे हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं उसके आगे का छोटा सा टॉपिक. पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की चार कैटेगरीज है रादर, और चार कैटेगरीज या चार टाइप्स आप पढ़े हो ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडिंग फोर्स एज वेल एज उनका जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है उस बेसिस पे आपने पढ़ा है. एंड व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा था वो था आयनिक क्रिस्टल, दूसरा जो पढ़ा था वो था मेटालिक क्रिस्टल, तीसरा जो पढ़ा था वो था आपका कोवेलेंट क्रिस्टल्स और जो फोर्थ पढ़े थे वो था मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. तो चलिए आप उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के टाइप इससे शुरू करने वाले हैं आज का लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. क्या है आपका चैप्टर का नाम? आपके चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट. एज द बाइफर्केशन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, आज अपन शुरू करने वाले हैं किससे? आज अपन शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से. देर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स चिल्ड्रन. आपको पता है, नाम से आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो यूजुअली मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट ऑन द नेचर उनके कुछ बिहेवियर के कारण उसमें एटम भी हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं, किस में होते हैं, ये भी बता रहे. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जो होते हैं ये होते हैं 3 तरीके के. लेट्स सी व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. पहला है पोलर, दूसरा है नॉन पोलर और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड molecular crystals. Now when we talk about the hydrogen bonded molecular crystal या नॉन पोलर के बारे में पढ़ रहे हैं या पोलर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके नाम से हमको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है. व्हाट डज इट मीन? द मॉलिक्यूलर पोलर जो होता है उसका जो स्पीशीज है जो भी उसमें प्रेजेंट है उनके बीच में उनमें रादर चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है. दे आर पोलर इन नेचर मीन्स दे हैव अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव एंड इन इट. जब हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की, तो नॉन पोलर में जो स्पीशीज प्रेजेंट है दे आर नॉट हैविंग एनी चार्ज सेपरेशन चिल्ड्रन. वेयरएज जब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल्स हैं इसमें क्या बॉन्ड प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल की क्या जरूरतें हैं? उनमें एक हाइड्रोजन की जरूरत है, पहली बात, और दूसरी चीज जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. व्हाई दिस टाइप of species or why this type of compounds are having what is a basic concept or principle behind it? Principle ये है कि ऐसे compounds में जो electronegativity होती है उसमें vast difference होता है जिसके कारण they are having the tendency. What are the electronegative element की काम क्या है? वो क्या करता है कि जो shared pair of electron है उसे अपनी तरफ खींच के रखता है. मतलब ये है. So here it is called the hydrogen bonded molecular crystals. तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स अगेन इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर याद रखना चाहिए. क्या आता है क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज नीट में, जेई में. कुछ कंपाउंड्स दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इन्हें क्लासिफाई कीजिए, इन्हें सेग्रीगेट कीजिए एज अ पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में. तो आपको बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इसके फीचर्स पढ़ ले, आप इसके कंस्टिट्यूएंट्स आप इसके बारे में पढ़ ले रादर. सो लेट्स सी इन अ टैबुलर फॉर्म कि आप इसे कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमेशा याद रख सकते हैं. देखिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट जो पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप इसे
स्टडी करेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट पैरामीटर, वो है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, पोलर जो होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर जो होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम होते हैं या होता है मॉलिक्यूल्स. और तीसरा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड जो स्पीशीज होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. So this is the first parameter for all the three types of molecular crystal, that is your polar, non-polar and hydrogen bonded. Now let's see the next parameter जिस पे हम बात करेंगे, that is the force of attraction between the species, the force that is acting between the species. Now polar जो है by the name itself, as I told you, इसमें partial positive और negative charge है, तो क्या होगा, किस तरह के attraction होंगे, इसमें electrostatic force of attraction होगा, या हम क्या कहते हैं इसे, strong dipole interaction. So what is it? What is the force present in it? It is having strong dipole interaction. किसमें होता है, polar. Now let's see about the non-polar species. In the non-polar species जो force of attraction है वो weak है, and that is a weak dispersion force या London forces. हर प्रकार की फोर्स के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बच्चों. दैट इज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर. यू हैव स्टडीड अबाउट ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन द स्पीशीज. तो मुझे ये बताने की अब जरूरत नहीं है, और अगर आपको नहीं आता तो प्लीज गो थ्रू द 11th स्टैंडर्ड चैप्टर. नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड. सो नेचुरली इसमें जो बॉन्ड होगा वो है हाइड्रोजन बॉन्ड. अलॉन्ग विद दैट वी कैन, इट हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. So this is the types of forces present in these species. अब इन दोनों के अलावा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी अपन डिस्कस कर सकते हैं. According to the interactions or according to the force acting in it, you can just tell the next parameter, that is the melting point or the boiling point. So you can see there is a strong dipole interaction. Naturally it will have a high melting point and boiling point, whereas if you deal with this, that is your non-polar molecule, you will have a low melting point, children. And whereas for a hydrogen bonded, again it will be a high melting point. So ये बाइफर्केशन है आपके किसके, ये बाइफर्केशन है आपके मेल्टिंग पॉइंट पे चिल्ड्रन, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ रहे हैं. सो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इज हाई, नॉन पोलर इज लो, whereas for the hydrogen bonded it is high again. So ये तीन बेसिक पैरामीटर के अलावा आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं, आप इसमें कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कंडक्टिविटी. All are non-conductors, children. सारे non-conductors, they are insulators. So that is also one of the feature that you can add in this table. Apart from this, आप इसके बारे में बोल सकते हैं liquids. रूम टेम्परेचर में यूजुअली हम सॉलिड के बारे में बात जरूर कर रहे हैं, बट रूम टेम्परेचर में जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज होते हैं, स्पेशली पोलर जो होते हैं, दे आर लिक्विड्स और गैसेस के रूप में प्रेजेंट होते हैं. जो नॉन पोलर होते हैं, दैट इज योर स्पीशीज, ये भी लिक्विड्स एंड गैसेस के रूप में ही आपको रूम टेम्परेचर में मिलते हैं. फिर आ जाओ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आप बता सकते हैं. इसमें सॉफ्ट सॉलिड के रूप में होते हैं या आपके वोलेटाइल लिक्विड्स के रूप में होते हैं. तो ये इनका बाइफर्केशन है, ये इनके बारे में है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. नाउ पोलर है, जैसे HCl हो गया, सॉलिड SO2 हो गया, दे आर हैविंग द पोलर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट. नॉन पोलर में जितने गैसेस है, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, आयोडीन गैस हो गया, CCl4 हो गया, ये सारी चीज आते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में. और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड. तो हाइड्रोजन बॉन्डेड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, और वो कहाँ मिलेगा, HF में मिलेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में मिलेगा, आइस में मिलेगा. सो यूजुअली दिस इज व्हाट इज योर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स चिल्ड्रन. तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन था आज के lecture ka, that is your molecular solids. Now next let's start with the next one, that is covalent solid. Now when we talk about the covalent solid children, covalent solids होते क्या है? Covalent solids वो होते हैं जिनमें covalent bond present है. That is a major
मेजर एक्सप्लेनेशन अबाउट अ कोवेलेंट क्रिस्टल। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने और दो चीज़ें पढ़ी है, वो है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, उसका जो मेजर एक्सप्लेनेशन डिफरेंस है, आप अगर पढ़ते हो इसमें दो मेजर चीज़ों को लेकर चलते हैं, एक है डायमंड और दूसरा है ग्राफाइट। सो कोवेलेंट क्रिस्टल्स के दो बेस्ट एग्जाम्पल्स जो पढ़ते हैं, एक है डायमंड और दूसरा है ग्राफाइट। चलिए लेट्स सी व्हाट इज डायमंड। डायमंड के बारे में उसके जो कंस्टिट्यूएंट है, दैट इज उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है, उसके अरेंजमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। देन ऑल्सो जस्ट लेट्स हैव अ रिकैपिचुलेशन ऑफ दैट। तो जो आपका डायमंड है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अगर आप उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, इट इज हैविंग 3550 डिग्री सेल्सियस उसकी मेल्टिंग पॉइंट है चिल्ड्रन, और इतना हार्ड है कि नेचर में सबसे हार्डेस्ट है। इसका मतलब उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पीशीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, वो स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग है कि उसके अंदर जो कार्बन है, क्यों स्ट्रांग है, स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है, हर एक कार्बन की फीचर क्या होती है, कार्बन की फीचर ये होती है कि वो टेट्रावेलेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावेलेंट? टेट्रावेलेंट मीन्स इसकी वैलेंसी 4 होती है और वो 4 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, दैट इज टेट्रावेलेंट। और कैसा शेप लेगा, टेट्राहेड्रल शेप लेगा। अगर वो चारों वैलेंसी को आप अपने यूज करता है तो कैसा शेप लेगा, टेट्राहेड्रल शेप लेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, हर एक कार्बन डायमंड का बॉन्ड बनाता है 4 और कार्बन से। सो इतना ज्यादा नेटवर्किंग होती है उसके अंदर, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड नेटवर्क कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग है। तो डायमंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच शो द मोस्ट नेटवर्किंग स्पीशीज है उसके अंदर, दैट इज कार्बन। इतना नेटवर्क फॉर्म करता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देता है कि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब जैसे आपको बताया उसकी बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और डायमंड को आप पता है, डायमंड को आप कैसे कट करके उसको प्लेन में काट सकते हो, यू कैन हैव अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर उसको अपने उतने डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो चाहिए वो ये कि एक और चीज़ जो इसके बारे में जानना, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए। किससे बॉन्ड बनाता है? वो बनाता है कार्बन से। खैर, दिस इज द स्टोरी ऑफ योर डायमंड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्राफाइट, वेल ग्राफाइट इज ऑल्सो अ कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन उसमें क्या ऐसी चीज है जो एक्सेप्शनल है? एक्सेप्शनल ये है कि वो सारे जितने कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, बस एक ग्राफाइट ही है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। व्हाई इट इज हैविंग अ गुड कंडक्टर ऑफ, व्हाई इट इज गुड, इट इज अ कंडक्टर, इट इज बिकॉज इट इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे है उसमें? ऐसे है कि हर एक कार्बन जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो सिर्फ अपने 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके बॉन्ड बनाता है, वो सिर्फ 3 और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कार्बन इज फ्री, and the free carbon is having the free electron is having the tendency to conduct electricity. That's why graphite is a good conductor of electricity. तो ये तो हुआ ग्राफाइट का एक फीचर। अब दूसरी बात, एक और अगर हम उसके बारे में बात करें तो ग्राफाइट में जैसे बताया कि एक कार्बन जो होता है वो सिर्फ 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो कैसा शेप देता है? वो एक हेक्सागोनल शेप देता है। और जब बार बार रिपीटेडली अपन कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो एक शीट की तरह फॉर्म करता है। So how the sheets are stacked together? The sheets are placed one above the other, or it is stacked together. और इनके बीच में they are parallelly arranged rather. इनके बीच में present है weak van der Waals forces. और अगर कहीं गलती से impurities आ जाती है, what can they do? They can slide over each other. और जब वो slide over each other करता है तो उसे किस तरह का feature या characteristics उसमें आता है? It shows, it act as a lubricant. So that is the reason graphite can be used as a lubricant also. It's a good lubricant that is used. Why? Because they are having weak van der Waals forces between each other. That's the reason why that is not so hard even. Shiny है, lustrous है, और उसमें good conductor of electricity. सारे फीचर क्यों है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और उसमें नेटवर्किंग थोड़ी कम है, क्योंकि हर एक कार्बन जो है सिर्फ 3 ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो दिस वाज योर इनिशियल पोर्शन, ये आपका खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट आपका पूरी तरह खत्म हो गया। कितने तरीके के सॉलिड स्टेट में कंपाउंड्स हैं, कितने तरीके सॉलिड्स प्रेजेंट है, उसके बाइफर्केशन, उसके सब डिविजन्स खत्म। फाइन चिल्ड्रन, नेक्स्ट आपकी जो लेक्चर होगी उसमें हम बताने वाले हैं
कुछ नया सा चीज जो आप अभी तक पढ़े नहीं हो, मतलब आपके लिए वो 12th में नया है। अब वो नया चीज पढ़ाने के लिए आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देना तो बनता है, और वो है द टॉपिक दैट इज क्रिस्टल लैटिस। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए, द थिंग इज योर क्रिस्टल लैटिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस? लैटिस का मतलब होता है किसी भी चीज का स्पेस में प्रेजेंस। जितना जगह वो लेता है वो उसकी लैटिस होती है। तो क्रिस्टल जितनी जगह लेती है वो उसकी क्रिस्टल लैटिस होती है। सो क्रिस्टल लैटिस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले हम बता दें, क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ना। एक क्रिस्टल जो होता है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो या तो एटम होगा या आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा ना। ये जो है आपको अगर एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाना है या क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करना है तो हम उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉइंट से, और उस पॉइंट को कहते हैं लैटिस पॉइंट। So children, first feature, what is lattice point? Lattice point is the point by which we represent, what we represent? We represent a constituent particle in a crystal. और ये lattice points बहुत सारे हो सकते हैं, infinite हो सकते हैं, ताकि वो पूरे एक क्रिस्टल को बनाए। ओके, सो ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं ये क्या बता रहे हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बता रहे हैं। अगर हम इस लैटिस पॉइंट को कुछ शेप देना चाहे तो हम शेप कैसे देंगे? हम शेप कुछ इस तरह से देंगे। Now let's consider this as the lattice point, children. This is the lattice point for a crystal. और ये जो lattice points होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं by lines. So we draw lines between them to just show that they are connected with each other. और ये जो हमने एक छोटा सा डब्बा, एक छोटा सा क्यूब बनाया हुआ है, ये है यूनिट सेल, जिसके बारे में हम डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। बट व्हाट इज अ यूनिट सेल? एक्चुअली यूनिट सेल सबसे छोटा पार्ट होता है एक क्रिस्टल का। जैसे आप एक लिविंग बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी देता है, कैरेक्टरिस्टिक देता है, वो है सेल। वैसे ही एक क्रिस्टल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसको बार 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 रिपीटेडली हम ऐड करें हर एक डिमेंशन में, एक्स में, वाई में, जेड में, तो क्या बनेगा? एक पूरा क्रिस्टल बनेगा। और वो जो होता है उसे कहते हैं आप यूनिट सेल। So what is a unit cell? Unit cell is that smallest portion of a crystal which when repeated in directions, in 3 dimension, you get the full crystal. और उस चीज को कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल जब नेक्स्ट क्लास में पढ़े उससे पहले 2 चीजें और आपको मालूम होनी चाहिए। वो है इसके कुछ पैरामीटर्स। ना इसके पैरामीटर्स ऐसा है कि इसमें आप ये 3 पैरामीटर याद रखेंगे। दैट इज इसके जो एज लेंथ होते हैं, उसके जो एजेस होते हैं, इन एजेस को रिप्रेजेंट किया जाता है ए, बी और सी से। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर कि ये जो एजेस है उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए, बी एंड सी से। और इनका जो एंगल्स है, सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है वो है एंगल बिटवीन देम। सो एंगल्स जो है ये जो बी और सी के बीच का एंगल है इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। सी और ए के बीच का जो एंगल है उसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और जो ए एंड बी के बीच का एंगल है उसे रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। तो एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? 3 एजेस चाहिए ए, बी, सी, और 3 एंगल चाहिए अल्फा, बीटा एंड गामा। सो ये जो चीज है इससे आप एक पूरे क्रिस्टल के बारे में पढ़ सकते हो, उसके यूनिट सेल के बारे में पढ़ सकते हो। I feel this much is sufficient for today. ये जो चीजें हैं आप याद रखें, याद कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब हम देंगे, तब आपको आसानी होगी इसके बारे में पढ़ने के लिए। एक और चीज, इस पूरी तरीके से अगर हम यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करें तो यूनिट सेल जो है उसके सिर्फ 14 पॉसिबल क्यूब्स हैं, 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है चिल्ड्रन, और उसे कहते हैं ब्रेविस लैटिस। और ये जो ब्रेविस है, ये ब्रेविस लैटिस जो है वो दिया था एक मैथमेटिशियन ने, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने, जिसका नाम था अगस्ते ब्रेविस। सो लेट्स सी कि इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली पढ़ेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर इट,
like it and share with all your friends. और एक और चीज, have, you know, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए so that it will be helpful for you for your board examination. So I hope everybody has enjoyed, everybody has understood this topic today. So have a nice day. Enjoy. Bye.